नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्विज कॉलम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीएम्बल ऑफ इंडिया के बारे में, और जो भी इम्पोर्टेंट है प्रीएम्बल से रिगार्डिंग वो सब हम डिस्कस करेंगे और सारे टॉपिक्स को क्रिस्टल क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार प्रीएम्बल होता क्या है। देखिए, जो प्रीएम्बल है एक तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है कि एक्चुअल में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या। अगर किसी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना है, वो बस देखना चाहता है एक्चुअली में ये जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है ये किन चीज़ों पे बेस्ड है, तो वो प्रीएम्बल पढ़ के अच्छा खासा अनुमान लगा सकता है कि किन चीज़ों के बारे में बात की गई होगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है या समरी है। और सबसे पहले प्रीएम्बल जो है, एक जो कॉन्सेप्ट है प्रीएम्बल का, उसे यूएसए ने यूज़ किया था। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले आया था, फिर वहाँ से दुनिया के सभी कॉन्स्टिट्यूशन ने इन चीज़ों को बोरो किया या यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड हुए। हमारे भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल है वो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। और आप कह सकते हैं जैसे एक बहुत ही एमिनेंट जूरिस्ट रहे हैं एन ए पालकीवाला, उन्होंने भी कहा है कि जो प्रीएम्बल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। तो किसी को भी जानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, वो प्रीएम्बल पढ़ ले। अब उस बंदे को, उस इंसान को ठीक ठाक अनुमान लग जाएगा कि एक्चुअली में ये है क्या। उसके आगे अगर हम बात करें प्रीएम्बल में, तो इसमें हम 3-4 कंपोनेंट देखते हैं। सबसे पहली बात प्रीएम्बल में कि किस दिन इसे अडॉप्ट किया गया। तो हमारे जो प्रीएम्बल है उससे 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। मींस लास्ट डे जब सारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो फिर देखा गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेन वैल्यूज क्या है और उसके अकॉर्डिंग प्रीएम्बल को बनाया गया। ठीक है, तो लास्ट डे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का लास्ट डे था, उस दिन प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया गया था। दूसरा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है वो कौन है, क्योंकि इसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो वहाँ पे वी द पीपल ऑफ इंडिया जो वर्ड है उसका मतलब ये है कि हम इंडिया के लोग, हमारे पास पावर है, हम भारत को सोवरेन कर रहे हैं। तो जो सोर्स ऑफ पावर है वो भारत के लोग हैं। तो दो चीज़ें हमने देख ली, पहला किस दिन अडॉप्ट किया गया, दूसरा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर है उसके सोर्स हैं भारत के लोग। तीसरा, ये इसका नेचर बता देता है कि डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, सोवरेन है, सेकुलर है, सोशलिस्ट है। और चौथा, इसके एम बताता है कि जैसे माइनॉरिटीज़ के राइट हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, जस्टिस है। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स को दिखा रहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस दिशा में काम करेगा। तो ये 4 चीज़ें हैं जो प्रीएम्बल से हम एक मोटा मोटी हम सीख सकते हैं, या फिर उसको हम उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं सोवरेन, सोशलिस्ट, इसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि अब हमने देख लिया कि प्रीएम्बल किससे कहाँ से बोरो किया गया, प्रीएम्बल होता क्या है, और प्रीएम्बल के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। मतलब 4 भागों में हम मेन प्रीएम्बल को तोड़ के हम देख सकते हैं कि हाँ भाई, पहला हम एक तरीके से हम ये देख सकते हैं कि ये जो प्रीएम्बल है ये फला 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया। हम दूसरा ये देख सकते हैं कि सोर्स ऑफ पावर लोग हैं। तीसरा इसका पॉइंट है कि इसका जो नेचर है वो क्या है, डेमोक्रेटिक है, सोवरेन है, रिपब्लिक है। और चौथा, इसके एम दिखाते हैं कि इसका एम क्या है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि सोवरेन जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। देखिए, जो सोवरेन वर्ड है इसका मतलब है कि अगर कोई अथॉरिटी, कोई गवर्नमेंट सोवरेन है तो वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मैटर्स में डिसीजन लेने के लिए फ्री है। उस पर कोई भी, उससे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, सोवरेन का मतलब ही होता है कि वो इंडिविजुअल, मान लीजिए कि अगर प्रेसिडेंट हैं, ठीक है,
पहले पुराने ज़माने में क्या होता था, राजा सोवरेन होते थे, मतलब उनके ऊपर कुछ नहीं, वो देश के अंदर क्या कर रहे हैं उनके ऊपर है सारा, बाहर किसी से युद्ध करना है, संधि करना है, वो उनके ऊपर है सारा, तो वो सोवरेन है। ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट सोवरेन नहीं है, जैसे कि आज़ादी से पहले हम सोवरेन नहीं थे, तो कुछ भी करना था तो वो इंग्लैंड से शासन चलता था। बेशक शासन हम लोगों पे हो रहा था, लेकिन एक्चुअल में पावर इंग्लैंड के पास थी जब हम कॉलोनी थे। तो उस समय हम सोवरेन नहीं थे, उस समय हम डोमिनियन और डिपेंडेंसी की कंडीशन में थे। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सोवरेन हमने समझ लिया क्या मतलब होता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश को सोवरेन बनाता है, सोशलिस्ट। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ये वर्ड सोशलिस्ट ऐड किया गया। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी, 3 वर्ड यूज ऐड किए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो देखिए हमारे यहाँ मिक्स सिस्टम है, ऐसा भी नहीं है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है या पूरा सिस्टम ही गवर्नमेंट ओन करती है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ ही फ्री मार्केट हैंड्स में छोड़ दिया गया है। हमारे देश में सिस्टम मिक्स सिस्टम है। तो हमारे देश का जो आप कह सकते हैं कि जो सोशलिस्ट वर्ड है उसमें एक प्योर कम्युनिज्म वाला सोशलिज्म नहीं है। यहाँ पे मिक्स सिस्टम है। गवर्नमेंट को जहाँ लगता है यहाँ पे हमें कंट्रोल करना चाहिए वहाँ पे कंट्रोल करती है हमारी सरकार, और जहाँ लगता है कि नहीं यहाँ पे फ्री कंपटीशन होना चाहिए तो वहाँ पे फ्री कंपटीशन होता है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे देश की खासियत है। फिर एक वर्ड आता है सेकुलर। सेकुलर का भैया क्या मतलब है? तो देखिए सेकुलर अगर एक डेफिनेशन के टर्म में जाएं, इसका मतलब होता है कि जब कोई एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को डोमिनेट ना करे। ठीक है, मान लो कम्युनिटी ए है और यहाँ पे कम्युनिटी बी है, अगर इन दोनों में से मान लो कम्युनिटी ए कम्युनिटी बी को डोमिनेट कर रही है तो यहाँ पे सेकुलरिज्म नहीं है। ठीक है, सेकुलरिज्म का मतलब यही है कि दोनों कम्युनिटी बराबर हों और ऐसा ना हो कि कोई देश का कोई धर्म हो। ठीक है, और दूसरा देश जो सरकार है वो ऑफिशियली किसी रिलीजन को लेके प्रोएक्टिव हो और किसी रिलीजन को दबा रही हो। ठीक है, तो सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि कोई भी कम्युनिटी किसी दूसरी कम्युनिटी को ना दबाए। ठीक है, सभी बराबर हों, सभी बराबरी से रहें। तो ये सेकुलरिज्म का मोटा मोटा मतलब होता है। सेकुलरिज्म बहुत हम डीपली में हम बात करेंगे इसके बारे में क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी हम प्रेम्बल पढ़ रहे हैं तो मैं आपको एक अंदाज़ा दे रहा हूँ। उसके बाद वर्ड आता है हमारे प्रेम्बल में डेमोक्रेटिक। देखिए डेमोक्रेसी 2 तरीके की होती है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसमें मेनली 4 कंपोनेंट्स आते हैं। एक होता है रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। अब हम इसके बारे में जानते हैं ये चारों हैं क्या और मतलब क्या है। रेफरेंडम जो वर्ड है और या कह सकते हो रेफरेंडम है, वो होता क्या है कि जब देखिए कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है और सरकार ने पार्लियामेंट, अगर हम भारत का मैं एग्जांपल लूँ, भारत में सिस्टम नहीं है लेकिन एक एग्जांपल में ले रहा हूँ कि मान लीजिए अगर भारत में भी रेफरेंडम हो तब कैसे सिस्टम होता। तो मान लीजिए कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर सरकार चाहती है कि लोगों की भी राय ली जाए। तो वहाँ पे क्या होगा कि पहले लॉ पार्लियामेंट से पास हो जाएगा, पास होने के बाद फिर लोगों के वोट डालने की का प्रोसेस स्टार्ट होगा कि हाँ भाई ये काम करना है कि नहीं करना है। और अगर लोग वहाँ पे वोट डाल रहे हैं और उससे एक्सेप्ट कर ले रहे हैं तो वो चीज़ एक्सेप्ट हो जाएगी, और अगर लोग उसे रिजेक्ट कर दे रहे हैं तो वो चीज़ रिजेक्ट हो जाएगी। हाल ही में हमें रेफरेंडम देखने को मिला यूके में, जब ब्रेक्जिट हो रहा था, ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर रहा था, तब वहाँ पे देखने को मिला कि वहाँ पे रेफरेंडम हुआ। और अगर मान लीजिए पार्लियामेंट ने पास कर दिया है उस लॉ को, लेकिन अगर रेफरेंडम में लोग उससे रिजेक्ट कर दे कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, तो फिर वो रिजेक्ट ही रहेगी। ठीक है, तो ये फीचर है रेफरेंडम का। दूसरा वर्ड आता है इनिशिएटिव, जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, जैसे स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज है, वहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलती है। वहाँ पे जो लोग हैं वो चाहें तो अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे उन्हें लॉ बनवाना है तो उस लॉ को इनिशिएट लोग कर सकते हैं।
कि हाँ भाई सारा सिस्टम अब स्टार्ट हो गया कि हाँ हमें मान लीजिए हम कहें कि एजुकेशन पे हमें लॉ चाहिए या किसी एक पर्टिकुलर मैटर पे लॉ चाहिए और हमें लग रहा है कि भी सरकार उसकी उस दिशा में नहीं सोच रही है, तो लोग भी प्रोसेस को इनिशिएट शुरू कर सकते हैं। बाद में वो मैटर पार्लियामेंट में जाएगा और वहाँ पे जो भी डिसीजन लेना होगा वो लिया जाएगा। तीसरा है रिकॉल। रिकॉल क्या होता है? जैसे देखिए हमारे देश में क्या है कि एमएलए एमपी हैं, उन्हें एक बार चुन लिया गया तो वो 5 साल के लिए वो एमएलए और एमपी रहेंगे। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। अगर चुनाव के बाद लगता है कि हाँ जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं और हमारे मुद्दों को सामने नहीं रख रहे हैं पार्लियामेंट में, तो वहाँ के लोग, उस एरिया के लोग दोबारा वोट डाल के उन्हें वापस मतलब उनकी जो सदस्यता है उनसे ख़त्म कर सकते हैं। अगर फिर वोट डाल दिए, मतलब मान लीजिए कि एमपी हैं, वो ए कॉन्स्टिट्यूएंसी से आए हैं, वहाँ के लोगों ने चुना और संसद में उन्हें बैठा दिया, लेकिन अब लग रहा है कि वो संतोषजनक काम नहीं कर रहे हैं। उस केस में क्या होगा? दोबारा वोट डाला जाएगा और अगर मेजोरिटी वोट उनके अगेंस्ट पड़ गया तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो ये होता है रिकॉल। अभी हाल ही में राघव चड्ढा जी ने इसके बारे में बात किया है, क्योंकि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये वर्ड्स कौन से पॉलिटिकल लीडर्स ये यूज़ कर रहे हैं। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के ये फीचर आप कह सकते हैं। और चौथा है प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट मतलब किसी भी चीज़ में ओपिनियन लेना कि हाँ भाई ये काम करना है नहीं करना है, तो वो प्लेबिसाइट कहलाता है। ये भी रेफरेंडम की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे ओपिनियन में लिया जाता है। तो ये 4 टूल्स आप कह सकते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के हैं। लेकिन भारत में डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो है नहीं, इनडायरेक्ट है, जिसे हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं, क्योंकि साइज बहुत बड़ा है, 140 करोड़ लोग हैं। तो अब 140 करोड़ लोग खुद डिसीजन नहीं ले सकते, तो वहाँ पे क्या करना होगा कि वो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के संसद में बैठाते हैं और उनके बिहाफ पे उनके एमपी एमएलए डिसीजन लेते हैं। तो ये जो सिस्टम है वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो भारत में देखने को मिलती है। तो हमने डेमोक्रेसी भी देख लिया, दोनों टाइप देख लिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है और उसके फीचर्स देख लिए, टूल्स देख लिए, और इनडायरेक्ट क्या होता है और भारत में इनडायरेक्ट ही है। फिर यहाँ पे रिपब्लिक सिस्टम, रिपब्लिक वर्ड भी यूज़ किया गया है हमारे प्रियम्बल में। तो देखिए रिपब्लिक का मतलब होता है जो हेड ऑफ स्टेट है, सबसे हाईएस्ट पोजीशन है, वो हेरिडिटरी ना, कहने का मतलब ऐसा ना हो कि एक जैसे रॉयल फैमिली है वो ही उस पद पे बैठ रही है, जैसे ब्रिटेन में है वहाँ पे, क्योंकि रिपब्लिक सिस्टम नहीं है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। तो वहाँ पे किंग ही, वहाँ पे किंग क्वीन ही वो हाईएस्ट पोजीशन पे बैठेंगे, लेकिन भारत में नहीं है। भारत में प्रेसिडेंट कोई भी बन सकता है। तो भारत में क्या है? रिपब्लिक है, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि जब देश के हाईएस्ट पोजीशन जो हेड ऑफ स्टेट है वो किसी पर्टिकुलर फैमिली से ना बिलोंग करते हों, वो लोग, कोई भी भारत का व्यक्ति उस पद पे बैठ सकता हो। तो वहाँ पे समझ लीजिए उस देश में रिपब्लिक सिस्टम है। फिर उसके बाद बात की जाती है जैसे जस्टिस की, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, राइट्स की बात की जाती है, जो हम जानते हैं। जैसे कि सोशल जस्टिस का मतलब कि समाज में किसी का भेदभाव ना हो, सभी मिलजुल के रहें, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना हो, शोषण ना हो। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है कि जॉब करने की प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ हों, बेसिक फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट उन्हें उपलब्ध कराए। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है कि जो पॉलिटिकल ऑफिसर्स हैं वहाँ पे भेदभाव ना हो और कोई भी चुनाव लड़ सके। तो ये सारी चीज़ें भारत में हैं। उससे आगे अब जैसे कि हमने बेसिक बात कर लिया कि प्रियम्बल में क्या क्या चीज़ें हैं और उनका मतलब क्या है, क्योंकि हमें ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके अगर आगे बात की जाए, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी आता है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब है कि जो रिसोर्सेज हैं या पोजीशन है, पोस्ट हैं, उसे मेरिट के आधार पर बांटा जाए। जैसे कोई भी व्यक्ति हैं, अगर वो SSC CGL निकालते हैं तो क्योंकि उन्होंने उतनी पुरुषार्थ किया है, उतनी मेहनत की है, तो वो पोस्ट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट तरीके से हो, ये भी
इसी को ही आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहा जाता है। उसके बाद अब सब तो हमने बात कर ली है बेसिक की एक्चुअली में प्रीएम्बल होता क्या है, जो वर्ड्स वहां पे यूज किए गए हैं उसका क्या मतलब है। अब बात करते हैं क्या प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। यहाँ पे 3 केसेस आते हैं। सबसे पहले आता है बेरूबरी यूनियन केस 1960। तो देखिए जो बेरूबरी यूनियन केस है वहां पे ये कहा गया कि हाँ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है तो आप प्रीएम्बल का, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल का आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। इंटरप्रिटेशन के दौरान हम प्रीएम्बल को की गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ये कहाँ कहा गया? बेरूबरी यूनियन केस में कहा गया। उसके बाद आता है केशवानंदा भारती केस, लैंडमार्क केस 1973 का, और वहाँ पे कहा गया कि जो हमारा प्रीएम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। मतलब जो बेरूबरी यूनियन केस था उसको ओवरटर्न कर दिया, ठीक है। और बाद में LIC केस 1995 भी है, वहाँ पे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो प्रीएम्बल हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हैं। तो आप कह सकते हैं, कहीं भी आए तो आप कह सकते हैं हाँ, हमारा जो प्रीएम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। लेकिन हाँ, यहाँ पे 2 लिमिटेशन है। पहला, हमारा प्रीएम्बल हमारे पार्लियामेंट पे, एग्जीक्यूटिव पे, पार्लियामेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता और ना ही कोई स्पेशल पावर देता है। ये आपको समझना होगा। ये कह सकते हैं ये एक्सेप्शन है, या कह सकते हैं 2 कंडीशंस हैं। और लास्ट में ये बात आती है क्या हम अपने प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं? तो उसका आंसर है हाँ भी और नहीं भी। वो ये है कि यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लगता है। तो अगर प्रीएम्बल को आर्टिकल 368 के तहत अमेंड करना है तो बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब ना करता हो। अगर वो नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली प्रीएम्बल में अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। लेकिन अगर वो कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को, तो नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये था मेनली प्रीएम्बल ऑफ इंडिया के बारे में हमने बात किया। बेसिक से हमने ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। और अगर इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट रह गया हो प्रीएम्बल के बारे में तो आप ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं। कोई नई टॉपिक के बारे में आपको जानना है, सीखना है, तो वो भी आप सजेशन दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको लग रहा है कि हमारे एफर्ट्स सच में आपकी हेल्प कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।